हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हम लोग बेहतरीन तरीकों को देखेंगे और क्या अप्रोच हो सकता है किसी भी प्रश्न को करने का और कितने अप्रोच हो सकते हैं, सभी छोटी बड़ी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह पेज 18 से संबंधित है उसी तरह कॉपी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो करना हमें क्या होता है कि जो भी दो पेयर के संख्याएं दी गई होती हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका पेज दिया गया है और पेज को 18 से कोड किया गया है। यानी पेज को 18 से कोड नहीं किया गया, पेज और 18 एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, बात समझिएगा, ठीक है। और उसी तरह हमको बताना है कि कॉपी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो करने का सिंपल सा तरीका होता है, हम ये देखते हैं कि पेज और 18 के बीच में क्या लॉजिक, क्या संबंध लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग कॉपी और क्वेश्चन मार्क में लगा करके लाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ना, तो कुछ इस तरह का प्रश्न होता है। 3 रेशियो दे देगा आपका 27, यानी नंबर टू नंबर देगा, या तो नंबर टू नंबर रहेगा या तो यहाँ पे शब्द टू शब्द रहेगा। यानी ऐसा रेयर ही होता है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट का पेयर दिया हो और उसके बाद नंबर का रेशियो करके पूछ रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो जब भी ऐसा अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना होता। जब भी अल्फ़ाबेट को 18 रेशियो में दिया गया हो या किसी भी नंबर के रेशियो में दिया गया हो, यहाँ पे दिया क्या है, पेज दिया है, तो जब भी अगर अल्फ़ाबेट दिया है और अल्फ़ाबेट के साथ रेशियो में नंबर हो तो कुछ नहीं होगा, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का ही कुछ ना कुछ खेल होगा, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को ही हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद ही यही होगा कि अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का जो सम कर देंगे उससे कोड किया गया होगा, या सम के जो डिजिट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, या सम में से कुछ माइनस करके, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और पूरे रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, जब भी कभी भी अल्फ़ाबेट को नंबर से अगर कोड किया जाता है या संबंध होता है ना, तो वहाँ पे प्लेस वैल्यू का ही गेम होता है, ठीक है। अगर हम लोग पेज के प्लेस वैल्यू के एक एक प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है और ई का 5 होता है, ठीक है। और इनको अगर ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 एक 17 और 17 आपका, माफ़ी चाहते हैं, कितना आ जाएगा, 16 एक 17 हो गया, 16 लिख लेते हैं, प्लस 1 और 7 और प्लस 5, 16 एक 17, 17 और 7 कितना हो गया आपका 24 और 24 5 29 आ रहा है। हमने पेज के प्लेस वैल्यू का सम किया तो 29 के बराबर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 18 दिया है, ठीक है, 18 दिया है तो 29 है। अगर 29 के डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 और 9 का, तो 18 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। यानी हुआ क्या कि मैंने क्या किया, प्लेस वैल्यू का सम किया और जो सम का आया उसके सम के डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग कॉपी में भी करेंगे। अब देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं है, लिख करके सम नहीं करना है, आपको इतना पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो कॉपी के जो भी प्लेस वैल्यू है उनको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। सी का 3, ओ का 15, 3 18 और पी का 16, 18 16 कितना हो गया, तो आपका 34 हो गया। और 34 और वाई कितना हो गया आपका 34, वाई का 25 होता है तो कितना हो गया 35, मान लीजिए 35 45 10 50 कितना आ रहा है आपका 59 आ रहा है। कितना 59 आ रहा है। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 3 18 और 16 कितना हो गया 34 और आपका 25 कितना हो गया 59 हो गया, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह हमने 29 के डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया था उसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 59 के डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45, यानी कॉपी को कोड किया जाएगा किसे, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 45 आएगा। और 45 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 8 11 14 17 और 20, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सिंपल सी बात है, देखते ही हमें पता चल गया कि क्या है, असेंडिंग आर्डर में सीरीज है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सीरीज है। और किसी भी दो संख्या के बीच जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। 17 और 20 के बीच डिफरेंस कितना है,
+3 का, ठीक है। तो +3 का डिफरेंस है, यानी कि असेंडिंग आर्डर में है सीरीज, बढ़ते हुए क्रम में, और डिफरेंस भी जो है बहुत कम है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। यानी पहली संख्या में कुछ प्लस हो रहा होगा, उसके बाद दूसरी संख्या बन रही होगी, दूसरी संख्या में कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम 8 में क्या ऐड होगा कि 11 आ जाएगा, +3 ऐड कर देंगे तो 11 में क्या ऐड करने पे 14 आ जाएगा, +3 ऐड करने पे, और 14 में क्या ऐड करने पे 17 आ जाएगा, +3 ऐड करने पे, और 17 में क्या ऐड कर देंगे 20 आ जाए, +3 ऐड कर देंगे। यानी हम देख रहे हैं कि हर बार +3 ऐड हो रहा है। तो अगली बार भी 20 में हम कितना ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे। जब 20 में +3 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 23 आ जाएगा, और 23 इसके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। हमें बताना है कि जो डायग्राम दिया गया है ना, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास आपको करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया देखिएगा, क्योंकि दो तरह से प्रश्न बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम सरल रेखाएं कितनी हैं, ठीक है, अधिकतम रेखाएं कितनी हैं, और दूसरा पूछा जाता है कि न्यूनतम रेखाएं कितनी हैं, ठीक है। तो और जब भी लेकिन सरल रेखा पूछा जाएगा ना, तो हम न्यूनतम मानते हैं, यानी कम से कम कितनी रेखाएं हो सकती हैं, और अधिकतम कहता है तो मैं अधिकतम के लिए बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट होता है। या फिर देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर, एक लाइन ड्रा किया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर मैं कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, छोटी सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग ये बताइए कि इसमें कितनी क्या है, इसमें जो है कितनी लाइनें हैं, तो अधिकतम कितनी लाइन है, तो आप लोग कहेंगे भैया एक लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक 3, यानी अधिकतम इसमें 3 लाइन है, आप लोग बोलेंगे। और मैं आपसे बोलूँ कि न्यूनतम कितनी लाइन है, तो सिंपल से बात बोलेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी न्यूनतम 2 हो गया। तो बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी सरल रेखा का है ना, इसका मतलब होता है कि कम से कम कितनी रेखाएं हैं, मैक्सिमम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हम एक ही डायग्राम में हम 2 बातें देख रहे हैं कि अधिकतम इसमें 3 रेखाएं हैं और न्यूनतम 2 रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। अब देखिए मैं कैसे काउंट करूँगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी तरह एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, और एक ये हो गया 7। जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ देखिएगा 7, ठीक है। उसी तरह एक 8, एक 9, एक 10 और एक 11, यानी टोटल इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं, 11। 11 के ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि मैंगो को OCPHP के रूप में कोडित किया जाता है तो एप्पल को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से कोड किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आप लोग याद रखिएगा कि जब भी अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से कोड किया जाता है तो कुछ नहीं होता है। जो अल्फ़ाबेट दिया गया होता है ना, जैसे मैंगो दिया है ना, तो कुछ नहीं होगा। मैंगो के जो अल्फ़ाबेट है ना, इसके प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड होगा या कुछ माइनस होगा, और माइनस करके या कुछ ऐड करके उसको उसके अल्फ़ाबेट को कोड किया जाएगा, ठीक है। जैसे यम है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि यम को ओ से कोड किया जाएगा, बात समझिएगा। जरूरी नहीं है कि ए को सी से कोड किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि यम को पी से कोड किए हो, ए को एस से यानी पीछे से कोड किए हो। ये भी हो सकता है कि यम को पी से कोड किए हो, ए को सी से कोड किए हो। तो ये सारी बातें आपको लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम आसानी से मैंगो को यहाँ लिख लेते हैं समझाने के लिए। मैंगो, MANGO, मैंगो, ठीक है। मैंगो की इन्होंने कैसे कोड किया है, OCP। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एम का प्लेस वैल्यू आपका 13 होता है, और ओ का 15, यानी कि 13 में कितना ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। ए का 1, सी का 3, यानी यहाँ भी +2 ऐड हो रहा है। एन का 14, पी का 16, यहाँ भी +2 ऐड हो रहा है। जी का 7, एच का 1, यहाँ +1 ऐड करने पे हो रहा है, और ओ का 15, पी का 16, यहाँ पे कितना +1 ऐड हो रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि जो मैंगो है ना, तो इनिशियल के इसके जो 3 आपके अल्फ़ाबेट दिए गए ना, उसमें +2 ऐड करके कोड किया जाता है, और लास्ट के जी और ओ है उसमें +1 ऐड करके कोड किया जाता है, यानी लिखा जाता है HP के रूप में, ठीक है। तो सेम देखिए इसमें होगा क्या ना, क्योंकि हमसे पूछा है कि उसी प्रकार कोड किया जाएगा एप्पल को, तो सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। एप्पल में भी +2 करेंगे, उसके बाद लास्ट में +1 करेंगे। अब एक डाउट आपके दिमाग में आएगा, गुरुजी
हमको कैसे पता कि तीन, मान लीजिए अगर 3 इनिशियल में +2 हम किए हैं और लास्ट में +1 करना, ऐसा हो कि उसमें जो अल्फ़ाबेट हुई इसमें तो 5 है, उसमें 6 हो, तब क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंगो में जितने आपके नंबर दिए, अल्फ़ाबेट दिए गए ना, इसमें 5 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो एप्पल में भी 5 ही अल्फ़ाबेट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 6 दे देगा। 6 दे देगा तो फिर तो कंसेप्ट ही वहाँ कुछ और होगा, क्योंकि 6 दे देगा तो छठे के लिए हमको क्लियरिटी नहीं है ना कि उसमें +1 करना है कि +2 करना है। बात समझिएगा। तो इस बात से आप लोग घबराइएगा मत। उतना ही आपको अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट देगा जितना मैंगो में है, उतना ही एप्पल में देगा। या फिर अगर अधिक देता है तो फिर उसके सोल्यूशन या करने का तरीका बदल जाएगा, वहाँ कुछ और लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो एप्पल में भी सेम चीज़ कर लेते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, +2 करेंगे तो सी आएगा। पी का 16 +2 करेंगे तो 18। 18 का मतलब क्या होता है? आर होता है। अब एक काम कर सकते हैं, मेरी अगर माने तो आप पूरे को मत लिखिए। अब देखिए सी आर, स्टार्टिंग में सी आर होना चाहिए। सी आर किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, यानी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और डी राइट आंसर करके हम निकल जाएंगे। पूरा लिखेंगे ही नहीं, काहे लिए जिंदगी झंड करनी है? नहीं करनी है ना, क्योंकि हमको जब पता चल गया कि भाई जो भी ऑप्शन आएगा उसका इनिशियल में सी आर अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक ही ऑप्शन में दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। और डी करके निकल जाएंगे। आप अगर आगे भी करेंगे तो यही आएगा। करके देख लेते हैं। पी है पुनः 16, 2 ऐड करेंगे तो 18 आर आ जाएगा। यल 12, 1 ऐड करेंगे 13 यम आ जाएगा। ई का कितना होता है? 5, 1 ऐड करेंगे 6 यफ होगा। देखिए सी आर आर यम यम एफ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेकिन एक चीज़ समझिए, पूरा कभी नहीं करना है और थोड़ा ऑप्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। कई दफ़ा क्या होता है ना कि आप ऑप्शन से ही चीज़ों को करके निकल जाते हैं आंसर दे करके, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में लिखना जा करके रीजनिंग को नहीं है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको आंसर लाना है। तो थोड़ा बहुत प्ले करना, आप लोग ऑप्शन से भी सीखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया है कद्दू, पालक, आलू, इन तीनों शब्दों के लिए हमको एक डायग्राम बनाना है। अब देखिए, ठीक है, तो जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है, या एसएससी पूछती है, एसएससी में भी एक क्वेश्चन आता है, कंफर्म होता है, और आपका रेलवे में भी एक क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछ देता है डायग्राम बनाने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जो 3 शब्द दिए गए ना, वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। कोई लॉजिक लग रहा है क्या एक दूसरे के बीच में संबंध? क्योंकि देखिए, जब भी मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए मैं यहाँ एक गोला बनाया, इसमें ये राम है और ये श्याम है। तो भाई राम और श्याम में कोई ना कोई कॉमन रहेगा, तभी तो हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना। भाई राम अपने आप में यूनिक है, श्याम अपने आप में यूनिक है, तो इनको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बात समझिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम ये देखते हैं कि कोई संबंध होता है कि नहीं, आपस में कोई लॉजिक है कि नहीं। तो अगर होता है तभी हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। अब देखिए, कद्दू और पालक की बात करें तो कद्दू और पालक एक दूसरे से संबंधित है क्या? नहीं संबंधित है, क्योंकि कद्दू एक सब्जी है, पालक भी एक सब्जी है। ठीक है, पालक और आलू का कोई संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पालक भी एक सब्जी है, आलू भी एक सब्जी है। अब देखिए, कद्दू और आलू का कोई संबंध है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कद्दू भी एक सब्जी है, आलू भी एक सब्जी है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि गुरुजी आलू जमीन के अंदर होता है और कद्दू धरती पे होता है, यानी पेड़ के ऊपर फलता है। तो ये इस तरह का लॉजिक हम लोग नहीं देखते हैं। अगर इसमें सब्जी होता ना, तो सब्जी के अंदर इन तीनों को रखते हैं। बात समझिएगा, क्योंकि ये तीनों सब्जी हैं, तो सब्जी के अंदर इसमें सिलोगिज्म होता है ना, उसका कंसेप्ट लगता है मेनली। ठीक है, तो जब तीनों में कोई संबंध नहीं है, तो तीनों के लिए हम अलग अलग डायग्राम बना लेंगे। के से कद्दू हो गया, और पी से पालक हो गया, और ए से आलू हो गया। ठीक है, तो तीनों के लिए हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 15, 19, 34 और 49, 13, 62, 36, 26, तो क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा ट्रेंड कम हो चुका है। इस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड कम हो चुका है। जो सच है वही मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा पूछ देता है। और इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत ही उटपटांग होता है, जल्दी क्लिक दिमाग में नहीं होता है। ठीक है, मॉक में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, हमें करने का हमारा तरीका क्या होगा कि 15, 19, 34 है, ठीक है ना। तो ये
तीन जो संख्याएं हैं ना इस डायग्राम में कैसे संबंधित है, उसी तरह 49, 13, 62 ये तीन संख्याएं कैसे संबंधित है। जिस तरह तीन संख्याएं संबंधित हैं उसी तरह 36, 26 और क्वेश्चन मार्क में हम तीनों संख्याएं में संबंध निकाल करके अपना आंसर ला लेंगे, क्योंकि 15, 19, 34 में जो लॉजिक लगेगा एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे, तो वही लॉजिक हम लोग इस क्वेश्चन मार्क वाले डायग्राम में करके लाएंगे। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो जो बड़ी संख्या होती है, जैसे 15 है, 19 है, 34 है, इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि हम कैसे देखें लॉजिक किसके बीच में लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे पता चलेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या होती है ना, जैसे इसमें 15, 19, 34 है ना, तो जो तीनों में बड़ी संख्या है ना, उसी को हमको छोटी संख्याओं से यानी रिमेनिंग संख्याओं से उसको लाना होता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, यही होता है और कुछ नहीं होता है। डायग्राम वाले में सवाल में अगर पूछा जाता है तो ठीक है। तो हमको इतना क्लियर हो गया कि 15 और 19 से हमको 34 लाना है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख भी पा रहे होंगे कि 49, 13 से भी बड़ी संख्या 62 है। अब प्रॉब्लम तब हो जाता कि देखिए, प्रॉब्लम तो हो जाता है कि जो दो संख्याएं हैं ना एक इक्वल है, तब वहाँ पे हम ये कंसेप्ट नहीं लगा पाते, लेकिन वैसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे, वैसा रेयरली पूछेगा ही नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 15 है, 19 है, 15, 19 से 34 कैसे आ सकता है। अगर 15, 19 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9, 5, 14, 1, 1, 2, 34 आ रहा है। यानी सम करने पे 15 प्लस ऊपर की दो संख्याओं को सम करने पे नीचे वाली संख्या आ रही है, ठीक है। यहाँ भी सम करके देख लेते हैं, 49, 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 3, 12, 4, 1, 5, 6, 62, 62 यहाँ भी आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं, 36, 26 को ऐड कर देते हैं, 6, 6, 12, 3, 2, 5, 1, 6 यानी 62 आएगा। क्या आएगा, 62 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, और 62 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है, जिस तरह हंसना का संबंध आनंद से है उसी तरह रोना का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा बताना है। सेम 1 नंबर का सवाल हम लोगों ने देखा था ना, वही सेम सवाल है। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे अल्फ़ाबेट का पेयर दिया था और शब्द नंबर दिए थे, और यहाँ पे क्या दिया गया है, केवल शब्द दिया गया है, लेकिन करने का तरीका सेम ही होता है। हम यही देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं होती हैं वो कैसे संबंधित है। सेम संबंध, सेम लॉजिक को हम लोग रोना और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हंसना और आनंद, देखिए आदमी हंसता कब, हंसने से क्या आता है, आनंद मिलता है कि नहीं। आनंद कब आता है, जब हम हंसते हैं तो हमको आनंद मिलता है कि नहीं, मिलता है। हंसते हैं तो क्या होता है, आनंद मिलता है। तो आनंद जब आता है तभी तो हम हंसते हैं, आनंद आता है तभी तो हंसते हैं ना, बिल्कुल। उसी तरह हम लोग रोते कब हैं, पछतावा होता है तो नहीं, बच्चा होता है तो नहीं, दंड होता है तो नहीं, शोक होता है तो रोते हैं। अब देखिए, जब शोक होता है तभी तो हम लोग रोते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिवार में गुजर जाता है तो शोक का माहौल हो जाता है, तो सभी परिवार वाले रोते हैं, हम भी रोते हैं कि नहीं, बिल्कुल रोते हैं। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर जी दंड मिलता है तो भी तो हम रोते हैं, अभी स्कूल में मैडम मार दी तो हम रोने लगे। अब देखिए, अब 4 ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन में से हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करते हैं। अगर शोक नहीं होता तब हमारे पास ऑप्शन होता कि हम दंड पे जा सकते थे, पछतावा पे जा सकते थे, लेकिन चारों में से हमको अप्रोप्रिएट चुनना होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शोक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन पूछता है एसएससी तो एक प्रश्न पूछता ही है, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर हो, पूछता ही है, एकदम कंफर्म होता है। और बहुत ही, लेकिन वहाँ जब एसएससी पूछती है ना तो थोड़ा इस तरह का सिंपल डायग्राम नहीं होता, आप लोग समझिए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है। देखिए करने का तरीका, इसको मैं जो बोलता हूँ आप लोग कैसे किया करिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक दर्पण बन गया तो अब इसको यहाँ पे इसका मिरर इमेज यहाँ लिखिए बनाइए, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ऑप्शन से आप लोग जाइए, ठीक है। जाहिर सी बात है, बात समझिएगा, जाहिर सी बात है, जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, और कुछ इस तरह 6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो अब देख लेते हैं लास्ट में 6 इस तरह किस में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए में भी नहीं है, और ऑप्शन, अब देखिए 4 को अगर हम बात करें तो 4 कैसा रहा होगा, 4 जो है उल्टा तो रहेगा नहीं,
4 उल्टा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन बी देखेंगे तो 4 बी में उल्टा दिया है ऑप्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना। और देखिए बिल्कुल नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इन्होंने 8 दे रखा है कि नहीं, लास्ट में 8 दे रखा है, यानी सेकंड लास्ट में 8 दे रखा है, और 89 का इन्होंने चूंकि उल्टा लिखा है, 9 को बिल्कुल उल्टा पलट के लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन केवल डी बच गया, डी करेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप लोग लिखेंगे भी, लिख करके भी देखेंगे तो आपका यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऑप्शन से लेकर के निकलिए, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ऑप्शन से लेकर के निकलिए, एलिमिनेट करिए और आपको पता चल जाएगा तुरंत कि कौन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एसएससी जो पूछता है ना, एसएससी कुछ ऐसे पूछेगा, ऐसे दे देगा, ऐसे फिगर दे देगा। जो लोग भी एसएससी की तैयारी करते होंगे, मॉक देते होंगे, उनको पता होगा, कुछ ऐसे दे देगा, कुछ ऐसे दे देगा, अब इसमें कोई फिगर बना देगा, ठीक है। अब इसमें कोई फिगर कॉम्प्लिकेटेड इतना कर देगा ना कि एलिमिनेट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब उसमें और दिक्कत तब जानते हैं क्यों होता है, और दिक्कत इसलिए होता है ना, और दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मॉक आप लोग देते होंगे एसएससी का, अगर जो लोग भी मॉक देता होगा तो उसको पता होगा, जब मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है ना, समझिएगा, तो यहाँ पे आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, तो जो ए ऑप्शन है यहाँ पे दे दिया, बी ऑप्शन है यहाँ दे दिया, ठीक है। अब जो सी और डी है ना, समझिएगा, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि केवल ए ऑप्शन एक बार दिखेगा, अब इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे ना धीरे से माउस से, तब जाके दूसरा ऑप्शन दिखेगा, फिर स्क्रॉल करेंगे तीसरा दिखेगा, फिर स्क्रॉल करेंगे तो चौथा दिखेगा। तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि हमको एक साथ चारों ऑप्शन दिखते नहीं है, तो इसलिए हम एलिमिनेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तब हमको एक एक को बारीकी से देखना पड़ता है कि ये हो सकता है कि नहीं, पूरा घूर घूर के देखना पड़ता है। और चारों होता है तो हम लोग चारों को क्या करते हैं, कंपेयर करके भी देख लेते हैं, तो इसलिए वहाँ और प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाया गया है। आपके 5 शब्द दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। इन 5 शब्दों को तार्किक रूप से हमें बैठाना है, लिखना है कि कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन बाद में आएगा, ठीक है। अब सवाल ये बैठे कि भाई 5 शब्द दिए गए हैं, हमको कैसे इनको तार्किक में लगाएंगे, न आपका कोई शब्द दिया है न नंबर दिया है, कैसे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ जीके आपका काम करना चाहिए। अगर 5 नाम आप लोग पहली बार पढ़े हैं, क्वेश्चन देखते ही पढ़े हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि जो 5 नाम है ना, किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम है, किसी प्रधानमंत्री का नाम है, मतलब भारत के 5 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या है, 5 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अब सार्थक क्रम में इनको बैठाना है, तो भाई अब यही होगा ना कि या तो हम जो रिसेंट में रहा हो, उसके बाद रहा हो, उसके बाद रहा हो, ऐसे बैठाएं, या जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हो, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हो, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हो, इस क्रम में अरेंज कर दें। तो आप लोग देखेंगे इसमें जवाहरलाल नेहरू भी जी हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल जो नेहरू है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू को लेते हैं 3। अब जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, तो 1 हो जाएगा। अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है, इंदिरा गांधी जी आती हैं लाल बहादुर शास्त्री के बाद। तुरंत नहीं आती है, बात समझिए, उस बीच में और भी कोई आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन में तो दिया नहीं है उनका। तो भाई वही देखेंगे ना कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद किसका क्रम हो सकता है, इंदिरा गांधी का। अब इंदिरा गांधी के बाद देखिए, इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में बनते हैं और इंदिरा गांधी 1978 के आसपास थी, यानी 1971 के आसपास थी इंदिरा गांधी। तो इनके बीच में भी कोई आता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री था, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का क्रम हम रख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को, यानी 2 को हम रख सकते हैं। और 2 के बाद क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी के जस्ट बाद ही मनमोहन सिंह आते हैं, क्योंकि 2004 तक मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे 1999 से 2004 तक, पूर्व 5 साल तक रहे थे। उसके बाद आपका मनमोहन सिंह आते हैं, 14 तक रहते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह का क्रम होगा 315-24, और 315-24 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बहुत चल रहा होगा कि गुरुजी ये भी तो हो सकता है कि 4 भी हो सकता है, 4 से पहले हम मनमोहन सिंह को ले लें, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को ले लें, तो कोई बात नहीं है, इसी को रिवर्स कर दीजिए। तो 4, 2, 5, 1, 3 हमारा आंसर आना चाहिए, यानी 425, 1, 13 आंसर आना चाहिए। 425 13 ऑप्शन में है, नहीं है, देखिए 42 तो है, और 400 उसके बाद 5 नहीं है, 5 मतलब गायब कर दिया गया क्रम में। तो हम ऐसे रिवर्स में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जैविक फलों और सब्जियों को निरूपित करता है? बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो जैविक फल यानी ऑर्गेनिक को भी डिनोट करता है, फ्रूट को भी और वेजिटेबल को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बात ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ 3 डायग्राम दिया गया है, एक ट्रायंगल है, दूसरा सर्कल है और तीसरा स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। जो रेक्टेंगल है ना, जो आपका रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल जो है ना, यानी आपका त्रिभुज है ना, वो ऑर्गेनिक को दर्शाता है। ऑर्गेनिक मतलब जैविक को दर्शाता है। और सर्कल यानी वृत्त जो है ना, फ्रूट को दर्शाता है। और जो आपका वर्ग है ना, वेजिटेबल को दर्शाता है, यानी सब्जियों को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ, हम ध्यान से समझिएगा कि जो आपका ये वर्ग है ना, तो ये वर्ग ये बोलता है ना कि इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये सब्जियां हैं। जैसे 4 भी सब्जी हैं, 4 सब्जी है, समझिएगा। लेकिन अब देखिए, सब्जी के अंदर ही एक भी आ रहा है कि नहीं, लेकिन एक सर्कल में भी आ रहा है। बात ध्यान से समझिए, एक क्या आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो अभी एक जो है ना, सब्जी और फल दोनों है। एक क्या है, सब्जी और फल दोनों है। क्यों? क्योंकि सर्कल में भी आ रहा है और आपका वर्ग में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, उसी तरह जो 3 है ना, 3 आपका क्या है, तो वेजिटेबल है, सब्जी है। लेकिन जो 3 है ना, सर्कल में भी आ रहा है और आपका यहाँ भी देखिए इसमें भी आ रहा है, आपका त्रिभुज में भी आ रहा है ना। तो ये क्या है, आपका जो 3 है ना, सब्जी भी है और फल भी है और ऑर्गेनिक भी है। और यही हमसे पूछा था कि कौन सी संख्या जैविक फलों और सब्जियों को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग्य, गुणे का अर्थ माइनस, भाग्य का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणे है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बेहद ही लल्लू और बेहद ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एसएससी ऐसा एक प्रश्न पूछता है, बिल्कुल पूछता है। आप लोग जो लोग भी प्रीवियस देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। इसका एक टॉपिक होता है, प्रॉपर एक टॉपिक है और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछता ही एसएससी है, इसलिए रखा गया है, इस आपके टेस्ट में रखा गया है इस प्रश्न को। अब देखिए, सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं ना कि जो प्लस है ना, तो प्लस का अर्थ जो है ना भाग्य है, यानी प्लस का मतलब प्लस नहीं है, प्लस जहाँ भी होगा वहाँ हम भाग्य लिखेंगे। कोई बात नहीं, इसमें लिख लेते हैं, प्लस के स्थान पे भाग्य कर लेते हैं। और गुणे का अर्थ माइनस है, जहाँ गुणे है वहाँ माइनस लगा लेते हैं। और भाग्य का अर्थ प्लस है, भाग्य की जगह प्लस लगा लेते हैं। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणे, तो माइनस की जगह गुणे लगा लेते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 91 डिवीज़न 13 गुणे 8 माइनस 37 प्लस 44, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, 7 बट्ठे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 56 माइनस 37 प्लस 44, ठीक है। अब 56 44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आ गया 100 माइनस 37, ठीक है। तो 100 माइनस 37 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 63। और 63 किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगा। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही डेंजर प्रश्न होता है, बहुत खतरनाक प्रश्न होता है। आप लोगों को मैं देता हूँ 30 सेकंड, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सवाल होता है। मैं इसलिए खतरनाक बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ना तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह नंबर होता है ना, जैसे नंबर का सीरीज दे देता है और सीरीज में अगली संख्या पूछता है ना, उसी तरह यहाँ क्या किया है ना, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। तो चौथा संख्या क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमसे पूछा जा रहा है कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा, हमको बताना है। नंबर होता है तो सिंपल है, डिफरेंस होगा या कुछ और होगा या कुछ जुड़ रहा होगा या मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा आप बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अप्रोच क्या होता है और मैं क्या सलाह देता हूँ करने के लिए। सबसे पहले उसको पकड़िए ना, जैसे इस डायग्राम में मैं देखा कि जो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो जो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर वर्ग है ना, 2 ही जगह है, यहाँ गायब हो गया है, पुनः ऑप्शन में आपको दिया, चौथे में आ गया है, ठीक है। तो मैं सलाह देता हूँ कि जो आपको तीनों में दिख रहा है ना, उसी को पकड़िए। पहले मैंने ब्लैक वाले को पकड़ा तो मैंने ब्लैक को देखा कि ये यहाँ पे था, एक आपका क्या हुआ,
एक आपका क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज में एक छोड़ करके आगे बढ़ गया, यहाँ पे यहाँ आ गया। उसी तरह पुनः एंटी क्लॉकवाइज में एक यहाँ छोड़ा, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज में इसको छोड़ के यहाँ आएगा, यानी ब्लैक वाला यहाँ रहेगा। और इस यहाँ पे किस ऑप्शन में ब्लैक में दिया है? ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन आपका सी में भी दिया है, ऑप्शन डी में भी दिया है। तो ब्लैक से इतना तो पता चला कि मैंने एक को एलिमिनेट कर लिया। मैंने किया कि नहीं? एक को एलिमिनेट बिल्कुल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा समझिएगा ध्यान से। अब मैं सर्कल को पकड़ूंगा। सर्कल क्योंकि तीनों में है और ऑप्शन में भी दिया है, तो सर्कल को हम लोग देखेंगे। तो सर्कल क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? यहाँ पे आ जा रहा है, पुनः एक क्लॉकवाइज चल के यहाँ पे आ रहा है। तो अगली वाली यहाँ पे आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो किस ऑप्शन में यहाँ पे आपका सर्कल है? ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में। तो दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, अब प्रॉब्लम फंस गया कि जो आपका वर्ग है ना, यहाँ भी है और दो में है, तीसरे में गायब हो जा रहा है। सपोज करिए, एक बात ध्यान से समझिएगा, मेरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ना कि यहाँ था आपका वर्ग है, तो वर्ग को मैंने देखा क्लॉकवाइज में 3 छोड़ करके चौथे पे आ रहा है। 1 2 3 चौथे पे यहाँ आ रहा है कि नहीं? देखिए 1 2 3 चौथे पे आ रहा है। तो सपोज करते हैं कि अगली बार भी 3 छोड़ के चौथे पे आएगा, तीसरे में आना चाहिए। 1 2 3 4 तीसरे में यहाँ पे आना चाहिए था, तीसरे में यहाँ पे आना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है आपका? यहाँ पे तो ब्लैक दिया गया है। अब मैटर फंस गया, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इसको अब देखिए। अब इसको हम लोग पकड़ते हैं क्योंकि इससे बन नहीं रहा है, इसको पकड़ते हैं। इस डायग्राम को देखेंगे तो क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन ये बाहर मुंडी से अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगली बार हम लोग क्या बोलेंगे? अगली बार क्या होगा कि इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ से यहाँ आना चाहिए था कि नहीं? यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था ना, क्योंकि और यहाँ पे क्या रहेगा? मुंडी इसका बाहर रहेगा, बात समझिएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ ब्लैक दिया गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि नहीं, अगली बार जब आएगा यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ तो इसका मुंडी बाहर था, इसका मुंडी अंदर होगा, और इसका यहाँ पे जब मुंडी अंदर होगा तो यहाँ पे तो किस ऑप्शन में यहाँ पे दिया है और मुंडी बाहर है? तो बी और डी में से मुंडी अंदर केवल डी में है, यहाँ पे बी में बाहर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, और एग्जैक्ट यहीं पे दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।